नमस्कार, मैं अभिनव उपाध्याय। आप देख रहे हैं बातें कुछ हटके शो। और आज मेरे इस शो में बिहार प्रदेश के भाजपा उपाध्यक्ष और वर्तमान विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है मेरे चैट शो में। हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव हुआ है उस पर आपका विचार क्या कहता है सर? देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र में जनता ने अपना विचार व्यक्त कर दिया है और वो सब मत पेटी में बंद है। रिजल्ट के दिन आप देखिएगा कि जनता का विचार जो रिजल्ट के रूप में सामने आएगा तो दुनिया देखेगी कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, मोदी जी की लोकप्रियता और वो रिजल्ट कहीं कोई नहीं दिखेगा, केवल और केवल भाजपा दिखेगी और हम दोनों जगह बहुत प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, नीतीश कुमार जी के साथ आपका जो 4 साल गठबंधन पूरा हुआ है, इसमें दल बदल के साथ हुआ, तो आपकी सरकार के साथ और जिससे पहले राजनीतिक सरकार, उसमें आप क्या फर्क देखते हैं? देखिए, फर्क तो है। हम लोग जब से सरकार में है तब से फर्क है। राष्ट्रीय जनता दल सरकार का मतलब होता है, राष्ट्रीय जनता दल सरकार का मतलब होता है डिरेल गवर्नमेंट, और हम लोग जब से सरकार में है उसका मतलब होता है गवर्नमेंट ऑन लॉ, गवर्नमेंट ऑन ट्रैक, गवर्नमेंट पे सुशासन, गवर्नमेंट फॉर ऑल। तो सर, अभी 4 साल पूरे में हाल ही में, मतलब 1-2 दिन पूरे हो जाएंगे, तो सर अब ये 1 साल जो आपका है उसमें आप क्या एजेंडा देने वाले हैं बिहार प्रदेश के? देखिए, मुझे खुशी है कि जब मैं विधायक बना तो हम विपक्ष में थे और लगभग 1.5 साल के बाद हम लोगों का गठबंधन माननीय नीतीश जी से हुआ, और चाहे हम विपक्ष में थे या हम सत्ता पक्ष के आज विधायक के रूप में हैं, मेरे काम करने में कोई अंतर नहीं आया। मैं हमेशा मानता हूं कि अगर जनता ने वोट देकर आपको जिता दिया, आप विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में, जिम्मेवारी आपकी बनती है। और इस नाते मैंने कई संकट भी झेले, क्योंकि हमारे विधायक होने के 1 साल बाद बाढ़ आ गया, 15 जगह बांध टूटा, तो उस समय सत्ता में रहते हुए मैंने सत्ता पक्ष को भी नहीं बख्शा, और उसके कारण आपने देखा होगा हमारे यहाँ बांध इतने काम कि हमारे यहाँ बांध सारा मजबूत हुआ। उसके बाद हमने बाढ़ नहीं आने दिया। और राजनीति है, इसमें बहुत सारी समस्याएं, पक्ष विपक्ष, कुछ लोग पक्ष के भी विपक्ष करते रहते हैं, वो सब देखते हैं, आनंद भी आता है, जनता का सेवा हम बढ़िया से कर रहे हैं। मेरे मन में जो विषय था, जो बैकुंठपुर को लगातार लूटने का प्रयास लोग कर रहे थे, उसको मैंने विराम लगाया। किसानों का जो शोषण होता था चीनी मिल के माध्यम से, और चीनी मिल और राजनेताओं में जो गठबंधन था उसको मैंने तोड़ दिया। अब हमारे यहाँ के जो गन्ना किसान है खुशहाल है। हमारे यहाँ बिहार में इकलौता चीनी मिल है सिद्धवलिया, जिसका 100% पेमेंट हो चुका है। हमने घटतौली बंद कराया और घटतौली बंद कराने से 21 करोड़ रुपया सालाना जनता को इसका लाभ हुआ। सर, जैसे 2024 के इलेक्शन आने वाला है, मार्केट में सुगुलाहट है कि नीतीश कुमार सर अलग होकर चुनाव लड़ने का मतलब प्रयास कर रहे हैं, तो इस पर आप तो सत्ता में, तो उसमें क्या कहेंगे? देखिए, एक तो पहले की एनडीए का गठबंधन अटूट है, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हम लोग साथ लड़ने वाले हैं, इसका इशारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया है। जहां तक रहा सवाल कि 20 के चुनाव में हम लड़ेंगे और हमारे सामने कौन लड़ेगा, इसका मैं परवाह कभी नहीं करता, इसलिए मैं जानता हूं मैं इस धरती का बेटा हूं, इस मिट्टी में मैं लोट पोट के बड़ा हुआ, तो मुझे इस मिट्टी का की सुगंध मेरे चेहरे से आती है, मेरे काम से आता है। और यहाँ चाहे ये एक ऐसा विधानसभा है जहां जातिवाद नहीं है, यहाँ पूरा कास्ट से अलग राजनीति है। और मेरा नारा था चुनाव के समय, जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी, और हमने इसको प्रूफ किया है। सभी जाति धर्म के लोग हमारे पार्टी में मेरे साथ काम करते हैं। मैंने गंगा जल लेके सौगंध खाया था कि मैं विधायक बनूंगा, तो पूरा सिस्टम में सुधार तो ये संभव नहीं है, लेकिन मैं अपना कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए। और मुझे आज इस बात की खुशी है, 4 साल मेरे कार्यकाल का बीतने जा रहा है, कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे ऊपर एक उंगली उठा दे कि मिथिलेश तिवारी ने यहाँ गलत किया है। सर, जो बिहार में भी हाल ही में पटना में बाढ़ का जो शिकायत देखा गया है, और ऐसे हर बहुत जिले में हुआ, किशनगंज में हुआ, कटिहार में हुआ, ऐसे देखा गया कि वहाँ पे हमेशा जो मौजूदा सरकार है विफल बाढ़ के टाइम। देखिए, बिहार एक ऐसा स्टेट है कि एक तो बहुत लंबे समय तक इसकी उपेक्षा हुई, 70 लगभग मैं कहूँ 60-65 साल तो ऐसे लोगों का राज रहा जिन्होंने बिहार के लिए कुछ किया ही नहीं। और जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, तब से बहुत सारे काम हुए।
पटना का इस बार जो जल जमा हुआ, एक तो वर्षा काफी अधिक हुई, वो आज तक उतनी बारिश कभी नहीं हुई थी, और बारिश के कारण जल जमा हुआ। गंगा का जल स्तर ऊंचा हो गया था शहर से, जो शहर का पानी वो गंगा में जा नहीं पा रहा था, सारे ड्रेनेज सिस्टम चौक हो गए थे। कुछ उसमें अधिकारियों की भी लापरवाही है, नगर निगम की भी लापरवाही है, उसको सरकार देख रही है, और ये सबक है हमारी सरकार। ये आगे अलर्ट रहने की जरूरत है, किसी समय आपदा आ सकती है, विपदा आ सकती है, उससे कैसे मुकाबला किया जाए, आम जन को कैसे सहयोग पहुंचाया जाए, इसको लेकर के सरकार लगातार कवायद कर रही है। लेकिन जब आप मानेंगे तो बिहार तो आप 75% बिहार नदियों के किनारे है। मेरा खुद का कंस्टिट्यूएंसी 40 किलोमीटर नदी के किनारे है। तो अब जब नेपाल से पानी आता है और जब 6 लाख 7 लाख क्यूसेक पानी आएगा, अचानक छोड़ेगा नेपाल, तो क्या होगा? प्रलय तो होगा। अब इसको लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नदियों को जोड़ने की आपस में बात की, नेपाल से कई राउंड की बात हुई। इंटरनेशनल समस्या है, उसका समाधान वो बहुत बड़े स्तर पर होगा, इसके दिशा में प्रयास हो रहा है। लेकिन अगर चुनौतियां हैं तो उसकी तैयारी भी है। 2017 के पहले गोपालगंज जिले में आपने देखा होगा कई बार बाढ़ है। 16 में मैं विधायक बना, 2015 में जीता, 1 दिसंबर को मेरा वोट हुआ, तो मैं इसको मानता हूं कि 17 में ही मैं विधायक हुआ। और जब मैं 16 से विधायक हुआ तो 17 में ही बाढ़ आ गई, 1 साल बाद। 1 साल में कौन विधायक किस बांध को बनवा सकता है, जरा बता दीजिए। और मैंने असेंबली में क्वेश्चन उठाया विधानसभा के पहले सत्र में कि हमारे यहाँ के बांध जर्जर हैं, लेकिन उस समय की जो सरकार थी हमारी नहीं सुनती थी, क्योंकि हम विपक्ष में थे। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ की बांध कमजोर थे, और वो कमजोर मेरे कारण नहीं थे, हमारे पहले के प्रतिनिधियों के कारण थे, जिन्होंने उस बांध को पूरी तरह से जंजर बना दिया था। वो पूरी तरह से वो बांध खोखला था। एक बार जब बाढ़ आया किसी जिले में, किसी क्षेत्र में, एक क्षेत्र में 15 जगह बांध टूट जाए, ये तो 7वां आश्चर्य है। लेकिन लोगों ने हर सिस्टम को खोखला नहीं किया था, बांध को भी खोखला कर दिया। तो मैंने अपने यहाँ के सारे बांध को मजबूत करवाया, करोड़ों रुपए मैंने उसमें खर्च करवाए। 130 करोड़ रुपया तो एक बार ही मैं लाया, सरकार पर दबाव बना के लाया। तो ये हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र के इन प्रकार के तमाम चीजों की रखवाली करे। मैंने किया है, मुझे गौरव है। मैं जब जाता हूं दियारा में, जो लोग कभी भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनना नहीं पसंद करते थे, उस गांव में मैं जाता हूं तो मेरा स्वागत इस प्रकार से होता है कि मन अभिभूत हो जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने क्षेत्र को बाढ़ से मुक्त किया है। सर, आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जब बाढ़ आया था, उसमें एक लड़की फोटोशूट वायरल हुआ था उसका, मतलब पानी के द्वारा। तो फोटोशूट को बहुत लोगों ने मतलब गलत बोला कि बिहार को गलत शो किया जा रहा है, और कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया। तो आपका उस फोटो का विचार? देखिए, ऐसे मैं किसी भी चीज में निगेटिव में नहीं देखता। एक तो बहुत दिनों के बाद बारिश हुई थी, तो बारिश नहीं हो रही थी, तो लोगों को लगता था कि पता नहीं क्या होगा, बारिश नहीं होगी तो हमारा जनजीवन बचेगा कि नहीं बचेगा, पर्यावरण हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन मैं तो उसको इस रूप में लेता हूं कि जब बारिश आई तो उस लड़की, उसके लड़की के मन का मयूर नाच उठा होगा, वो बाहर निकली होगी, उस बारिश का आनंद ले रही होगी, उसी में उसने फोटो खिंचवाए होंगे। और चूंकि वो शायद फैशन डिजाइनिंग से उसका संबंध था, उसको दूसरे रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हाँ, कई लोगों ने उसको दूसरे रूप में भी लिया, उनका अपना नजरिया होगा, मेरा अपना नजरिया है। मैं इस चीज को कभी गलत नहीं मानता हूं कि जो उसकी उम्र है, उस उम्र में अगर उसके मन में अगर कोई भाव आए कि बारिश में स्नान नहाने का, फोटो खिंचवाने का, मैं इसको कभी गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन उस फोटो को मतलब लोग बोल रहे थे कि बिहार को गलत शो किया जा रहा है मार्केट में, मतलब बिहार में जो बारिश आई थी दिखा रहे थे सरकार की नाकामी। नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखा उस लड़की के फोटो के इस एंगल में कहीं सरकार की नाकामी नहीं थी, बल्कि बारिश के बाद झूमते हुए एक लड़की का फोटो वायरल हुआ था। इंद्र भगवान प्रसन्न थे, बारिश हो रही थी, लेकिन ज्यादा प्रसन्न हो गए, तो उसके चलते वहां पर जल जमा हो गया, तो परेशानी हो गई। लेकिन उस लड़की के फोटो से इसका कोई मतलब नहीं था। सर, एक और अगला सवाल विकास है, जैसे बिहार में शराबबंदी हुआ, उसके बाद से पान मसाला बंद करना, क्या है जो ठेले पे या कहीं भी छोटे स्तर पे लगा दुकान पे देते, तो उन लोगों को रोजगार लेना मतलब खत्म करना है, क्या कितना हद तक सही है सर? देखिए, रोजगार निश्चित रूप से बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन रोजगार वही होना चाहिए जो शरीर के लिए ठीक हो। लेकिन तंबाकू बेचना, शराब बेचना, पान बीड़ी खाना, गुटखा से सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है। तो सरकार तो चाहती है कि सब चीजें बंद हो, लोग स्वस्थ रहें, तो इसको कभी रोजगार से नहीं जोड़ा जा सकता है। हाँ, रोजगार और भी है,
लेकिन उनके और भी लिए रोजगार है, उसके लिए आप काम करिए। उनके लिए सरकार कुछ विचार करती है? देखिए, अब सरकार के बहुत सारे स्कीम चलते हैं। वैसे लोगों को मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि वो ऐसे ऐसे जिला उद्योग केंद्र पर जाएं और छोटे छोटे उद्योग जो सरकार प्रमोट कर रही है, उसमें पैसे दे रही है, उसके माध्यम से अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये मौत बेच करके बिजनेस नहीं हो सकता, और ये सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है। सर, एक और बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वच्छता के लिए बात करते हैं, तो सर एक चीज है जो हमेशा लिस्ट आता है टॉप 10 शहर का पूरे भारत में, तो हमेशा पटना शीर्ष पे क्यों रखता है गंदगी के मामले में? देखिए, ये बात सही है कि डॉक्टर लोहिया ने कभी कहा था संसद में कि मुझे आजादी और स्वच्छता को चुनना होगा, तो मैं पहले स्वच्छता चुनूंगा, आजादी बाद में चुनूंगा। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो शब्द पार्लियामेंट में कहे थे, उस शब्द का मतलब तो एक ही व्यक्ति ने समझा, और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसके पहले भी देश में प्रधानमंत्री होते थे, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को आंदोलन बना दिया। प्रधानमंत्री खुद ही अमेरिका से यात्रा करके लौटे, 19 घंटा हवाई जहाज में बैठ के जो व्यक्ति उतरता हो और वह व्यक्ति आराम नहीं करता हो झाड़ू लेकर के और दिल्ली के सड़कों पर निकल जाता हो, इससे बड़ा आंदोलन क्या होगा? तो प्रधानमंत्री जी के निकलने के बाद बॉलीवुड निकल गया, टॉलीवुड निकल गया, बॉलीवुड निकल गया, अधिकारी निकल गए, नेता निकल गए, सामाजिक कार्यकर्ता निकल गए, पूरा देश स्वच्छता के आंदोलन में कूद पड़ा। मुझे ये बात आपने जो कहा, मैं नहीं जानता कि रैंकिंग में पटना कहाँ है। सर, हमेशा शीर्ष पे आता है। लेकिन अब पटना को आप जिस दृष्टिकोण से पहले देखते थे, उसमें बड़ा बदलाव आया है। लेकिन ये भी बात सही है कि जो दुनिया के बाकी देश हैं, जो देश के अन्य राज्य हैं, उनकी जो राजधानियां हैं, जैसे उन लोगों ने इसमें व्यापक परिवर्तन किया है, लगता है कि कुछ पटना में बाकी है। और हमको लगता है जो हमारी अभी वर्तमान की सरकार है या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो उसको देख रहे हैं। आपने देखा नहीं होगा, पटना के आप रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, आज आपको पटना का रेलवे स्टेशन देखिएगा तो अनुभूति होगी। इस साल की रिपोर्ट में मैं तो इसकी रिपोर्ट वो मैंने देखा नहीं है, मैं देखूंगा और मैं सरकार को सजेस्ट भी करूंगा, और मैं अपना भी योगदान करूंगा अगर उसको उसमें और हमारी जो जरूरत पड़ी तो मैं उसका भी योगदान करूंगा। सर, ऐसे मौजूदा सरकार आपकी नीतीश सरकार इस पर रोजगार के लिए कितना मतलब अपना काम किए, जो जनता को बताना चाहिए? देखिए, हर काम रोजगार को जोड़ता है। देखिए, अगर सड़कें बनी देश भर या बिहार में बनी, तो सड़कों से लोगों को रोजगार मिला नहीं क्या? सड़कों में गिट्टी लगता है, सड़कों में सीमेंट लगता है, सड़कों में कंक्रीट लगता है, सड़कों में लेबर लगता है, ये सब रोजगार सृजन के कार्य है। मनरेगा के माध्यम से रोजगार लोगों को मिल रहा है। छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, रेवड़ी का दुकान हुआ, ठेला हुआ, बाकी चीज, ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये तो सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए। क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ क्या है, हमारे पास बहुत सारे खनिज, हमारे पास मिनरल्स वगैरह बहुत कम है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है। तो हमारे बिहार को कृषि आधारित उद्योग से जोड़ना पड़ेगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट ज्यादा बिठाया जा सकता है, मसाला उद्योग बिठाया जा सकता है, चावल उद्योग बिठाया जा सकता है, इन सब चीजों से जोड़ने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि इस दिशा में सरकार ने काम प्रारंभ किए हैं, लेकिन अभी बहुत आगे जाने की जरूरत है, और मुझे विश्वास है कि इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन बिहार में देखा जाए सबसे ज्यादा पलायन पूरे इंडिया में है, बिहार से लोग रोजगार के लिए अदर स्टेट में जाते हैं, तो इस पर उसको रोकथाम करने के लिए कुछ तो सरकार से विचार करना चाहिए। सर, देखिए, इसके कई कारण, ये पलायन आज नहीं हुआ है सर, पिछले 5 साल ये पलायन वर्षों से होता रहा है, और ये हमारे बिहार को कमजोर करने के लिए हुआ है। यहाँ आज लेबर नहीं मिल रहा है, और वही लेबर यहाँ से जाकर पंजाब में खेती करा रहा है। यहाँ लेबर नहीं मिल रहा है, जाकर के सूरत में हीरा की फैक्ट्री से लेकर के जीरा की फैक्ट्री तक चला रहा है। यहाँ नहीं मिल रहा है लेबर, लेकिन वही हरियाणा में मिल जा रहा है, दिल्ली में। ये हुआ क्या है, एक मानसिकता डेवलप हो गया। पहले लोग गए, लोगों ने वहां छोटा मोटा खोली ले लिया, उनके परिवार रहने लगे, उनको एक अच्छी व्यवस्था मिल गई, अब वो आना नहीं चाहते हैं। ये इसके कारण पलायन अभी और हुआ है, लेकिन इस पलायन के लिए एक बड़े लेवल पर क्रांतिकारी कदम की जरूरत है। उस दिशा में सरकार ने छोटे मोटे प्रयास किए हैं, बड़े प्रयास की आवश्यकता है। जैसे बैकुंठपुर विधानसभा से कुछ दिन पहले भी मार्केट में सुबुकाहट आई थी, और इस समय भी है, तो 2020 में बोला जा रहा है कि यहाँ से जदयू अपना दावेदारी पेश करेगी अगर उसकी गठबंधन की सरकार आती है। देखिए, मैं किसी की दावेदारी पेश करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, राजनीति है, सबको पेश करना चाहिए। लेकिन मेरा एक आग्रह जरूर है,
बैकुंठपुर में जो पैदा हुआ, बैकुंठपुर की धरती से जिसका संबंध है, उसको पूरा अधिकार है किसी भी पार्टी में दावा पेश करने का, चुनाव लड़ने का। उसका स्वागत होना चाहिए। चुनाव में हम जाएंगे, हमारा विरोधी आएगा, वो अपनी बात कहेगा, हम अपनी बात कहेंगे, जनता जिसको पसंद करेगी उसको जिता देगी। लेकिन इससे, इस क्षेत्र से बाहर के लोगों को जो मैं बेचैन होते देखता हूं, तो मैं उनसे भी, उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूं, भैया जहां तुम्हारा घर है, जहां तुमने जन्म लिया, जहां तुम्हारा परिवार रहता है, जहां तुमको अंग्रेजों का हवेली मिला हुआ है, उसी हवेली में रहते हो। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी सोच नहीं गई। मैं उनको कहना चाहता हूं, जहां घर है, जमीन है, जायदाद है, जहां रात में सोते हो, वहां तो सोचो। इस धरती पर बेटा नहीं है क्या? इसमें नेता नहीं है क्या? मुझे गौरव है, मैं इसी गांव में पैदा हुआ और आज मुझे पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। मैं एक छोटे से घर में पैदा हुआ, मैंने 30 साल की राजनीतिक तपस्या की है, तो मैं आज यहां पहुंचा हूं। मैं कैसे छोड़ दूं किसी के लिए? और कोई गठबंधन होगा, भारतीय जनता पार्टी बैकुंठपुर में चुनाव लड़ेगी और फिर जीतेगी। जो कोई आदमी इस मुगालते में हो, उसको सीधा संदेश है, यहां किसी की दाल नहीं करने वाली। सर, आपके भाषण में सुना गया क्रिकेट से जिक्र रहता है, अधिकतर भाषण में सुना, जिसमें आप कहेंगे कि आप पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, कीर्ति आजाद, इसमें कांग्रेस में, तो उनके फिल्म आ रहे, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, कीर्ति आजाद जी बहुत अच्छे क्रिकेटर है। हम लोग को गौरव है कि जब 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप पहली बार जीता था, तो उस टीम से वो सदस्य हुआ करते थे और दिल्ली के विधायक भी रहे। राजनीति में जब आए, वो पहले शायद कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए एक ऐसे खिलाड़ी थे। मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी को और कीर्ति आजाद जी को दोनों को मानता हूं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी में आया जब भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं थी या बहुत राज्यों में नहीं थी। तो आए तो हमारी पार्टी ने कीर्ति आजाद जी को दिल्ली से भी विधायक बनाया, हमारी पार्टी ने उनको दरभंगा से 3-3 बार सांसद बनाया। जब हमारे यहां रहे तो लगातार जीते, कांग्रेस में गए तो हार गए। इसका तो उनको स्वयं आकलन करना चाहिए। किस कारण गए? हमारी पार्टी ने कभी उसको भगाया नहीं, किस कारण गए वो बताएंगे। लेकिन हमारे यहां चूंकि हमारी पार्टी में वो एमपी रहे, 3-3 बार एमपी रहे, 1 बार एमएलए रहे, और उन्होंने भारत विश्व विजेता, वो पहली टीम थी जिसके सदस्य रहे। इसलिए मैं हमेशा उनके प्रति, मेरे मन में श्रद्धा का भाव रहता रहेगा। सर, कुछ पहले मतलब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली जी बने, तो क्या उससे माना जाए कि वो वेस्ट बंगाल में भी उनका प्रतिनिधित्व करेंगे भाजपा? देखिए, सौरभ गांगुली हमारे देश के लिए प्राइड ऑफ नेशन है और सौरभ गांगुली ने क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेला है। आज वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने, हम लोगों की यही लड़ाई थी। मैंने स्वयं 8 साल क्रिकेट में सदस्य आया बिहार के लिए, एबीसी मैंने बनाया और उसमें कीर्ति आजाद जी को प्रेसिडेंट बनाया था। हमारा मानना है हमेशा कि क्रिकेट या किसी भी खेल संस्था की जो बॉडी है, खासकर अपेक्स बॉडी है, उसको हेडेड बाय प्लेयर होना चाहिए जो क्रिकेट खेला हो। वो क्रिकेटर को अगर उसका अध्यक्ष बनता है तो वो सारी चीजों को ठीक करेगा। मुझे खुशी है इस बार बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में सौरभ गांगुली आए हैं और सचिव के रूप में जो जय शाह जी आए हैं, वो बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति सचिव के लिए भी चुने गए, क्योंकि हमेशा अध्यक्ष का काम अलग है और सेक्रेटरी का काम अलग है। तो इस बार मुझे लगता है ये जो जोड़ी है, ये जय और वीरू की जोड़ी है और इस जोड़ी के सामने दुनिया की कोई जोड़ी नहीं जीतेगी और इस बार की बीसीसीआई भारत के लिए नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। सर, एक और सर, 2020 में अगर आपकी सत्ता दोबारा वापस आती है भाजपा गठबंधन, तो सर नियोजित शिक्षक के लिए आप लोग क्या मतलब एजेंडा रख रहे हैं उनके सामने? देखिए, शिक्षकों का नियोजन भी तो हमारी सरकार ने कराया था ना। बहुत सारे लोग 20-20 साल से पढ़ लिख करके और रेलवे स्टेशन पर बादाम बेचते थे लालू यादव की सरकार में, और लालू यादव जी की सरकार ने चरवाहा विद्यालय खोला था। लेकिन आज हमारी सरकार में IIM जैसी संस्था खुल रही है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। लेकिन उस समय हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हमने रोजगार दिया। अब आज उनका डिमांड है, उनके डिमांड से मैं किनारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से 2 बार कुछ उल्टा आया है रिजल्ट। हमारी सरकार निश्चित रूप से उस पर गंभीरता से विचार करेगी और हम लोग नियोजित शिक्षकों के कई मांग को हम लोगों ने माना है और समय है, समय आएगा,
सब चीज का समाधान होगा। उनके किसी मांग को मैं गैर वाजिब नहीं मानता। सर पिछले कुछ सालों में मतलब बिहार में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई, तो इसमें जो सुशासन की सरकार कही जाती है, तो क्या उसमें कुछ कमी देखने को मिला है? कैसा कमी क्यों हुआ ऐसा? देखिए, आपराधिक घटनाएं हुई हैं, लेकिन अंतर भी है। हमारे पहले सरकार बिहार में लालू जी की चक्री थी, तो अपहरण होता था, तो अपहरणकर्ता कहाँ से पकड़ा जाता था? मंत्रियों के घर से। और पकड़ा जाता था तो तुरंत कोई ना कोई मंत्री आके उसको छुड़वा भी लाता। बिहार के बड़े डॉक्टर लगा करते थे नरेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने बहुत एक अच्छी गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी को लूट लिया जैसे। और जब वो गाड़ी का फरियाद लेकर बिहार के बड़े राजनेता के घर में गए, तेरा नहीं बैठा हुआ था। तो पहले और आज की सरकार में अपराध पहले ज्यादा था, कम है, लेकिन अपराध अभी बंद नहीं है, इसका दावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन अपराध जो पहले था, अपराधियों पर राजनेताओं का संरक्षण था। आज जो अपराध है उससे राजनेताओं का कोई सरोकार नहीं। आज पुलिस दौड़ रही है, उसके आगे अपराधी भाग रहे हैं। लालू जी की सरकार में पुलिस आगे भागती थी और अपराधियों के पीछे भागती थी। ये अंतर है। ऐसे आजकल शत्रुघ्न सिन्हा जी के जो पोल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बदल गए हैं, तो क्या माना जाए कि पार्टी में फिर वापसी कर लेंगे? अब तो अमेरिका के भी राष्ट्रपति के बोल बदल गए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया और पूरे भारतवासियों को गौरव है उनके ऊपर। जिस देश में जाने के लिए उनको वीजा नहीं मिलता था, उस देश में रेड कारपेट बिछा करके वहां के राष्ट्रपति उनका अगवानी कर रहे हैं। और G7 जैसे महत्वपूर्ण सम्मेलन में राष्ट्रपति से जब मीडिया पूछता है कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, और उस G7 में भारत नहीं है, तो वहां के राष्ट्रपति कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, हियर इज आवर अचीवमेंट। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? कुछ। इसलिए ये तो भारत के लिए स्वर्णिम काल है। भारत माता परम वैभव पर जा रही है, और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जा रही है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को इस पार्टी में काम करने का अवसर मिला है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं 30 साल काम करने के बाद भी मैं विधायक हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता भी रहता तो इतना ही गौरव हमको होता, क्योंकि इस पार्टी में काम करना मतलब भारत माता की सेवा का काम करना है। सर एक ही गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में यातायात की सुविधा जो है बहुत मतलब कमजोर है। इसके पीछे मतलब मौजूदा जो सरकार है अभी तक कुछ मतलब नहीं दिखा अभी तक, और इस पर आगे क्या अगर सर मतलब माना जा सकता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा आपको कि इसका सवाल पूछना चाहिए था वैसे लोगों से जो 3-3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। हमारे पार्टी से तो कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं है हमें, और सामान्य रूप से छोटे मोटे मंत्रिमंडल में हमारी पार्टी के लोग रहे हैं। लेकिन जिस लालू जी का घर इसी जिले में, जिस राबड़ी देवी का घर इसी जिले में, जिस गफूर साहब का घर इसी जिले में, तो अब ये लोग कुछ नहीं किए। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जो जोड़ा, उसमें NH 28 का सौगात हमको मिला। और आपको याद होगा कि 4 साल में अटल जी ने इस सड़क को बनवाया। यह आसाम से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क है। लेकिन जब अटल जी 2004 में हट गए, 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, एक गिट्टी तक नहीं डाला गया इस सड़क पे। फिर जब नरेंद्र मोदी जी आए तो हम लोगों ने 1 साल के अंदर इस सड़क को पूरा करवाया। ये तो उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है। लालू जी रेल मंत्री थे, कहते थे कि थावे में हम DRM का ऑफिस खुलवा देंगे। गोपालगंज जिले के इतना पुराना रेलवे का खंड है ये थावे और छपरा का, इसको बड़ी लाइन नहीं करा पाए। हमारी सरकार आई, जनक राम जी यहाँ से MP बने, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हम लोगों ने जाके भारत सरकार को कहा, और आपके सामने है, बड़ी लाइन हम लोगों ने बनवा दिया। एक्सप्रेस ट्रेन चलना शुरू हो गया। इस लाइन को भी हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर काम चल रहा है। 2-3 महीने में जब काम खत्म होगा तो इतनी ट्रेन इस पर चलेगी कि गोपालगंज के लोग परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा सबिया एयरपोर्ट, चाइना युद्ध के समय इसका उपयोग हुआ था, रक्षा मंत्रालय का वो एयरपोर्ट है। उस एयरपोर्ट को भी हम लोगों ने उड़ान योजना के तहत उसको हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने का प्रयास शुरू किया है। ईश्वर ने चाहा तो आने वाले दिनों में वहाँ हवाई जहाज भी उतरा करेंगे। इसके अलावा मैं और आपको बताऊं, ये तो हमने रेलवे की बात बताई, हमने आपको हाईवे की बात बताई, हम आपको एयरलाइंस की बात बता रहे हैं। इसके अलावा एक जो बड़ा काम पर हम लोग लगे हुए हैं
वो हमारी जो गंडक नदी जो प्रलय के लिए मानी जाती थी, उस गंडक नदी को भी हमने जलमार्ग 37 घोषित करवाया है और उस पर काम चल रहा है। आने वाले साल 2 साल में आप देखेंगे कि उसमें ही जहाज चलना शुरू होगा। तो हम लोग तो 4 मार्ग पर काम कर रहे हैं, हवाई मार्ग पर काम कर रहे हैं, जल मार्ग पर काम कर रहे हैं, सड़क मार्ग पर काम कर रहे हैं, रेल मार्ग पर काम कर रहे हैं, चारों मार्ग पर हम काम कर रहे हैं। और एक जो चतुर्दिक विकास जिसको कहते हैं, उस पर हमारा काम चल रहा है। समय लगता है, लेकिन हम लोग इसको बुलंदियों को हम छूने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा गोपालगंज और सिवान के लोग नौजुवक खाड़ी देशों में जाते हैं काम करने, और उनको पासपोर्ट बनवाने में कितनी दिक्कत होती थी। हमारी सरकार ने और हमारे प्रयास से गोपालगंज जिले में पिछले विश्वकर्मा पूजा के दिन हमने पासपोर्ट कार्यालय को खोल करके और यहाँ के नौजवानों को हम लोगों ने तोहफा दिया। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ता है, अब गोपालगंज में उसका पासपोर्ट बनेगा। इतना काम हो रहा है, मैं अगर बोलूँगा तो 5 घंटा में बोल सकता हूँ। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष के लोग बहुत भाग्यशाली हैं, वर्षों तपस्या के बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिलता है। और ये ईश्वरीय प्रधानमंत्री हैं। जब से भारतवर्ष के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से इस देश का सोच बदल गया, इस देश की व्यवस्था बदल गई, गरीबों की जिंदगी में एक अलग प्रकार का क्रांतिकारी बदलाव आया है। सारे लोग नरेंद्र मोदी को की पूजा कर रहे हैं। ऐसा अवसर तो पहले कभी नहीं आया। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग जेल जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, भ्रष्टाचार का पर ताला लगाया जा रहा है, गरीबों के खाते खुल रहे हैं, गरीबों के घर में बिजली पहुंच रहा है, गरीबों के घर में गैस का चूल्हा पहुंच रहा है, गरीबों को 5 लाख रुपया के इलाज की व्यवस्था हो रही है। ये तो मुझे लगता है एक क्रांति है, ये नरेंद्र मोदी की क्रांति है। इसके पहले जो प्रधानमंत्री होते थे, उनके घर में शौचालय 5 करोड़ का घर बनता था और 5 लाख का शौचालय मार्बल लगता था। उन्हें कभी ये बात का पता नहीं था कि कोई गरीब है, वो अगर खुले में शौच जाता है तो उससे क्या क्या समस्याएं आती हैं। ये नरेंद्र मोदी जी को मालूम था, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पर पैदा हुए थे, गरीबी उन्होंने देखा था, तो गरीबों की ज़िंदगी कैसे होती है वो उनको मालूम था। आज अचानक से पूरे देश के हर घर में शौचालय का निर्माण हो गया। और हम लोगों का नारा था कि उसी घर में हम करेंगे लाली बिटिया का कन्यादान, जिस घर में होगा शौचालय का निर्माण। ये हमारा संकल्प पूरा हुआ मोदी जी के नेतृत्व में। तो मैं कह सकता हूं कि आज भारत परम वैभव को प्राप्त करने जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। इसलिए हम लोगों को गौरव है कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक छोटे से सिपाही के रूप में मुझे भी बैकुंठपुर का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं बैकुंठपुर की महान जनता को प्रणाम करता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ दीपावली और छठ की।